हेलो फ्रेंड्स, मैं सरवर आलम हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सरवर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार डीएलएड ज्वाइंट एंट्रांस 2022 के सिलेबस के अनुसार 9th और 10th के 50 एमसीक्यू को पढ़ेंगे, जो हमने 9th और 10th के सोशल के बुक से निकाला है, जो सोशल स्टडी से रिलेटेड है। अब तक हम लोग सोशल स्टडी का 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट पढ़ चुके हैं। अब सोशल स्टडीज का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। ये 50 क्वेश्चन का पूरा एमसीक्यू है, पूरा टेस्ट के अनुसार। चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। लेकिन वहीं पे अगर पूछा जाता कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है पूरे विश्व में, तो दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर है? तो इसका सही उत्तर होगा 30 डिग्री। 30 डिग्री का अंतर है अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार में। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा, याद रहे, मानक मध्याह्न रेखा का मान है 82 डिग्री 30। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी बड़ी है? स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से कितनी बड़ी है? तो तटीय सीमा रेखा की दुगुनी है। इसका सही आंसर होगा दुगुनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो मैकमोहन लाइन। इस रेखा को हम लोग मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन, बिहार के उत्तर पश्चिमी, याद रहे, उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? हिमालय की कौन सी श्रेणी है? तो शिवालिक, जिसे शिवालिक की पहाड़ियां भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है नंबर 8, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सैडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? सैडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 642 मीटर सैडल चोटी की ऊंचाई है। सही आंसर हो जाएगा 642। अगला क्वेश्चन,
भारत का सबसे प्राचीन भूखंड, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड तो प्रायद्वीपीय पठार। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड जो है प्रायद्वीपीय पठार है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? लक्ष्मी सागर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार राज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है? ठीक, लवणीय झील कौन सी है? तो सांबर झील। सांबर झील जो है लवणीय झील है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? गंगा नदी पर गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु सबको पता है, तो ये पटना के निकट स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन घाटी? भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो ताप्ती नदी, तापी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है तो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सांगपो, याद रखना है, सांगपो किस नदी का उपनाम है? तो ब्रह्मपुत्र का उपनाम सांगपो है। अगला प्रश्न है, इनमें से गर्म जल का जल प्रपात कौन सा है? तो गर्म जल का जल प्रपात कौन सा है? तो ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड गर्म जल का जल प्रपात है। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी का उद्गम स्थल है। कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गोसाई थान। गोसाई थान कोसी नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु का कौन स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी होती है? कहवा की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। तो आम्रवर्षा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आम्रवर्षा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ती है? जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ती है? तो खिलनमर्ग में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। खिलनमर्ग। अगला क्वेश्चन, भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है? दक्षिणी पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है? तो जून से होता है। यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, 2 जून हो गया है, ऐसा एग्जैक्ट नहीं है। तो जून से होता है। दक्षिणी पश्चिम मानसून का आगमन जून से होता है। अगला प्रश्न,
मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल, मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? तो काल वैसाखी कहते हैं। पश्चिम बंगाल में जो धूल भरी आंधी चलती है इसे काल वैसाखी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? विश्व में पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मौसिमराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है पूरे वर्ल्ड में। अगला प्रश्न है, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका क्या प्रभाव होता है? आपने पढ़ा होगा भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायुदाब रहता है। जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायुदाब रहती है, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है, मतलब गलत है? कौन सा तथ्य गलत है, सही नहीं है? तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें वार्षिक दैनिक तापांतर कम होता है, वार्षिक तापांतर कम होता है, उसके बाद तापांतर वर्ष भर अधिक रहता है, विषम जलवायु पाई जाती है। तो इसका सही कौन सा, यहाँ पे निगेटिव निकालना है, तथ्य गलत है, सही नहीं है। तो दैनिक तापांतर कम होता है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण तमिलनाडु के तटीय भाग में वर्षा होता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण। अगला प्रश्न है, भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1972 में भारत में जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर पक्षी विहार नहीं विहार होगा, वहर्षि हाकार विहार। भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार की वनस्पति प्रजाति पाई जाती है? तो 89,000 प्रकार के वनस्पति प्रजाति पाई जाती है भारत में। अगला प्रश्न है, भारत औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है? तो औसत जनसंख्या घनत्व भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर 302 व्यक्ति है, 302 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, 2001 ईस्वी की जनगणना के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का अनुपात क्या थी? तो 990 महिलाएं, यानी 990 महिला प्रति 1000, 990 महिला और 1000 पुरुष 2001 के जनगणना के अनुसार ये अनुपात रहा है। अगला प्रश्न है, भारत की औसत आयु संरचना क्या है? औसत आयु संरचना क्या है? तो 64.6 वर्ष, 64.6 वर्ष।
अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो केरल की है। केरल में सबसे अधिक साक्षर लोग हैं। शिक्षा का दर सबसे अधिक केरल में ही है पूरे भारत में। अगला प्रश्न, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। नारायणी नदी। अगला प्रश्न है, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? नेपाल की सीमा भारत की किस राज्य से मिलती है? यहाँ पे जो है वैसे बहुत सारे राज्य से मिलती है, लेकिन जो राज्य दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश इससे नहीं मिलती है, मणिपुर इससे नहीं मिलती है, पंजाब इससे नहीं मिलती है, तो सिक्किम से मिलती है। मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से पूछता है। हालांकि और भी राज्य से नेपाल की जो है सीमा जो है मिलती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिक्किम से ही मिलती है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है चार में से किस से मिलती है? तो सिक्किम से मिलती है। अगला प्रश्न है, महाभार लेक क्या है? महाभार लेक क्या है? तो पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला है। महाभारत लेक पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है, मापन में हर व्यक्त करता है। मापन में हर व्यक्त करता है, तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है धरातल की दूरी, उसके बाद मानचित्र पर दूरी, दोनों दूरियाँ, उनमें से कोई नहीं। मानचित्र पर दूरी तो होगी नहीं, तो दोनों दूरियां हुआ नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर धरातल की दूरी है। ठीक है, मापन में हर व्यक्त करता है धरातल की दूरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मापक भिन्न है? मापक भिन्न है, तो सेंटीमीटर। भिन्न का मतलब टुकड़ा, तो सबसे छोटा इकाई जो है मीटर तो है नहीं, मीटर से और भी छोटा होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से भी छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर क्या है? भिन्न इकाई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मापनी द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जाता है? तो तुलनात्मक मापनी द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जाता है, तो यही सही आंसर होगा, तुलनात्मक मापनी। अगला प्रश्न है, मानचित्र की दूरी को मापने में कैसे जाना जाता है? मानचित्र की दूरी, ठीक है, तो मानचित्र की दूरी को मापने के लिए अंश में जाना जाता है, अंश में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि सर्वाधिक मान्य है? तो ये 4 विधि दिया गया है, 3 विधि दिया गया है और एक कोई नहीं है। पराकथन, निरूपक भिन्न, उसके बाद आरेख। तो निरूपक भिन्न जो है सबसे ज़्यादा मान्य है। अगला प्रश्न है, भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन है। भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन है, तो एक उपागम है। क्षेत्रीय अध्ययन एक उपागम है। भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन एक उपागम है। अगला प्रश्न है, क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है? तो क्षेत्र में जाकर इकट्ठा किया गया आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव जनित आपदा के प्रभाव
को कम करने से कौन से उपाय हैं? मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने के कौन से उपाय हैं? तो मानव द्वारा जो है आपदा के जो प्रभाव होता है उसको जो मानव जनित मतलब मानव द्वारा किया जाता है उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसको कम करने का क्या उपाय है? तो सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। अगर हम लोग सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देंगे, सभी लोगों को, सभी नागरिकों को अगर हम लोग जागरूक कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि मानव जनित जो है आपदा जो होता है वो कम होने लगेगा। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक हैं। तो आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक हैं आपदा के पूर्व सामुदायिक स्तर पर तैयारी करना। आपदा के पूर्व सामुदायिक स्तर पर तैयारी करना आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, परमाणु विस्फोट से बचने के लिए सर्वप्रथम प्रतीक चिन्ह का विकास किसने किया? तो सर्वप्रथम जो परमाणु के विस्फोट से बचने के लिए जो प्रतीक का सबसे पहले विकास किया उसका नाम है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय परमाणु विस्फोट से बचने के लिए सर्वप्रथम प्रतीक चिन्ह का विकास किया। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा किस देश में है? तो ये सभी को पता है, हिरोशिमा जापान में है, जहाँ पे अमेरिका द्वारा क्या गिराया गया था? परमाणु बम गिराया गया था। हिरोशिमा में ही अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था और ये जापान में है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इनमें से कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है? परमाणु ऊर्जा केंद्र तो इसमें दिया गया है केगा वाराणसी, दिल्ली, मेरठ। तो केगा है, इनमें से परमाणु ऊर्जा केंद्र है केगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि सभी को वीडियो समझ में आ गया होगा और ये जितने 50 क्वेश्चन अब तक बताया गया है, इन क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, सबको याद कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 9th और 10th क्लास के सोशल से ही तैयार किया जा रहा है। चाहे सोशल्स का हो या फिर साइंस का हो, विज्ञान का हो या फिर गणित का हो, मैथ का हो, तो ये सारे क्वेश्चन जो है 9th और 10th के बुक से ही तैयार किया जा रहा है। और सिलेबस में भी बता दिया है कि आपको जो है मैट्रिक स्तर का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो 9th और 10th के सिलेबस से है उसी क्वेश्चन को पूछा जाएगा। इसलिए आप लोगों को उसी हिसाब से तैयारी कराया जा रहा है। ये वीडियो, ये जो स्टडी मटेरियल है, ये जो बनाया जा रहा है उसी हिसाब से बनाया जा रहा है ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में कोई परेशानी ना हो। और 9th और 10th के बुक से एक भी बाहर से कुछ भी नहीं लिया गया है इसमें। ओके, थैंक यू।